हेलो एवरीवन। मैं हूँ एग्जाम रक्षक और स्वागत है आपका हमारे इस 50 डेज 50 टॉपिक्स की एक पीवाईक्यू सीरीज के अंदर। यह हम बात करने वाले हैं आज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। ये सीरीज हमने एसएससी 2025 के एग्जाम्स को ध्यान में रख के बनाई है और अगर आप इस सीरीज को पूरा फॉलो करते हैं तो आप 30+ मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। देखिए, ये सबके लिए सब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन मेरा एक एम है कि मैं आप सबको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स गेन करवाने में मदद कर सकूं और आपका रिवीजन इस तरीके से करवा सकूं कि हमारे मैक्सिमम मार्क्स अचीव हो पाएँ। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है वो कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किस देश के संविधान से हमने भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। तो इसमें ऑप्शन है स्पेनिश, नॉर्वेजियन, आयरिश एंड ऑस्ट्रियन या ऑस्ट्रेलियन। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है आयरिश, यानी कि आयरलैंड के संविधान से हमने हमारे जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो बोरो किए। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की अगर मैं बेसिक बात करूं तो सबसे पहली बात तो ये कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 यानी कि भाग 4 के अंदर है और आर्टिकल्स 36 से लेकर के 51 तक किसकी बात की गई है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं और आयरलैंड के संविधान से हमने कुछ चीज़ें और भी ली हैं जो हम यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। एक तो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होती है? सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम, यानी कि एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। ये हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया होती है, यानी कि इलेक्शन प्रोसेस होता है और ये भी हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। इसके अलावा जो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स होता है राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा मेंबर्स का नॉमिनेशन, नॉमिनेशन का मतलब जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये प्रोसेस भी हमने कहाँ से लिया है? ये प्रोसेस भी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और ये हम सबको पता होना चाहिए कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ राज्यसभा में कितने मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं? 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 के अंदर आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इनकी बात की गई है। ठीक, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो एसएससी सीजीएल के 2024 के टीयर 1 के अंदर पूछा गया है और इस बार डीपीएसपी से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। 2024 में डीपीएसपी के बहुत सारे सवाल जो हैं वो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम टू क्रिएट ए, यानी कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य किस प्रकार का राज्य बनाना है, यानी कि हमें डीपीएसपी का उद्देश्य यहाँ पर बताना है कि उसका क्या एम है। तो देखिए, ये एम का क्वेश्चन जो है ये यूपीएससी ने भी एक बार पूछा था और एसएससी ने भी इसको पूछा है। तो पहले तो मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा वेलफेयर स्टेट, यानी कि एक कल्याणकारी सर कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर। ठीक, इसका एम हमें याद रखना है कि भाई जो हमारे डीपीएस के हैं उनका एम है एक वेलफेयर स्टेट यानी कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगर मैं ये बाकी ऑप्शंस की बात करूं तो अगर हम कम्युनिस्ट स्टेट की बात करते हैं, कम्युनिस्ट का मतलब होता है साम्यवादी, साम्यवादी राज्य की अगर मैं बात करूं तो इसे मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी पे भी बेस्ड माना जा सकता है, यानी कि मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी, मार्क्सवादी और लेनिनवादी जो है आइडियोलॉजी पे इसको बेस्ड माना जाता है। साम्यवादी अर्थ जो साम्यवादी राज्य होता है उसे, यानी कि कम्युनिस्ट स्टेट को, इसमें वन पार्टी रूल होता है। वन पार्टी रूल यानी कि एक ही पार्टी जो है उसका रूल ऐसे देशों में होता है जहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था होती है। स्टेट ओन्ड इकोनॉमी होती है, स्टेट
ऑन इकोनॉमी। इसका मतलब क्या होता है कि राज्य जो है वो पूरी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता है। यानी कि जो आपकी अर्थव्यवस्था होगी वो सरकार के अधीन होगी। राज्य का मतलब यहाँ पर सरकार से है। तो आपकी अर्थव्यवस्था को कौन कंट्रोल करता है? राज्य कंट्रोल करता है, यानी कि स्टेट कंट्रोल करता है। ये बात होती है साम्यवादी या कम्युनिस्ट स्टेट की। अगर मैं बात करूँ टोटलिटेरियन, ये जो बी ऑप्शन है टोटलिटेरियन स्टेट, इसे कहा जाता है सर्वसत्तावादी। सर्वसत्तावादी या अधिनायकवादी राज्य। सर्वसत्तावादी या अधिनायकवादी राज्य इसे कहा जाता है। और यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो जितने भी उसके सिटीजन्स होते हैं उनके सभी एस्पेक्ट्स के ऊपर कंट्रोल रखती है। यानी कि पूरा जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है? वो सरकार का होता है। ठीक है। अगर इसके एग्जांपल्स की मैं बात करूँ तो यूएसएसआर, नॉर्थ कोरिया, नाजी जो जर्मनी था, है ना, ये सारे सर्वसत्तावादी स्टेट को दर्शाते हैं, टोटलिटेरियन स्टेट को दर्शाते हैं। और एंड में जो हमारा कैपिटलिस्टिक स्टेट है, कैपिटलिस्टिक स्टेट के अंदर हमें पता है यूएसए और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो कैपिटलिस्टिक यानी कि पूंजीवादी, कैपिटलिस्टिक की अगर मैं बात करूँ तो पूंजीवादी राज्य की बात करते हैं, जहाँ पर जो प्रॉफिट होता है, जो पैसा होता है, उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो हमें सबसे मेन चीज़ जो याद रखनी है यहाँ पर वो है कि डीपीएसपी का जो यहाँ पर हमारा उद्देश्य है, जो एम है, वो क्या है? वेलफेयर स्टेट यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो पूछता है कि भाई स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम इज मेंशन्ड अंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि आय में असमानताओं को न्यूनतम करने का प्रयास करना भारत के संविधान के तहत किसके अंदर उल्लेखित है? तो देखिए, वैसे तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, तो इसका आंसर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ही होने वाला है। लेकिन आर्टिकल भी मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 38 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो कि डीपीएसपी का भाग है, क्योंकि हमने बात की थी कि भाई आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। ये आर्टिकल 38 है, इसका एक भाग कहता है कि भाई हमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का ध्यान रखना है। यानी कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का जो है वो ध्यान रखना है। और न्याय तीन प्रकार का ही होता है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, हमारे संविधान के हिसाब से। और हमें मिनिमाइज करनी है इनइक्वालिटीज इन इनकम, यानी कि आय की असमानताओं को कम करना। यहाँ पर हमसे यही पूछा गया कि भाई मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम, तो ये डीपीएसपी का भाग है। और इसके अगर आर्टिकल की बात करूँ तो आर्टिकल 38 के अंदर से बताया गया है। और ये जो आय में असमानता का जो भाग है, इसे संविधान में बाद में जोड़ा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, उसके द्वारा ये जो आय में असमानताओं का भाग है वो आर्टिकल 38 के अंदर ऐड किया गया। और देखिए, ये क्वेश्चन भी हमारा सीजीएल 2024 के अंदर पूछा गया। ठीक है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब अगर मैं बात करूं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की जो है हमें यहाँ पर पता लगाना है, सही कथन कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन जो है वो ये कहता है दे आर नेगेटिव इन नेचर। क्या कह रहा है? दे आर नेगेटिव इन नेचर, ये नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। नहीं, जो हमारे डीपीएस के होते हैं वो सकारात्मक प्रकृति के होते हैं। दूसरा है दे हैव मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस, उनके पास नैतिक और राजनीतिक स्वीकृति होती है। तो बिल्कुल सही बात है, जो हमारे डीपीएस पे होते हैं उनके पास मॉरल और पॉलिटिकल स्वीकृति होती है। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, ये भी हम बात करेंगे। तीसरा ऑप्शन है दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ रिच। नहीं, रिच की वेलफेयर की बात नहीं कर रहा है। अभी हमने बात की थी कि भाई ये इनइक्वालिटी इन इनकम जो है उसको कम करने की बात कर रहा है। तो क्या ये अमीरों के कल्याण को बढ़ावा देगा? नहीं, ये अमीरों के कल्याण को बढ़ावा नहीं देता है। और लास्ट जो हमारा ऑप्शन है वो कहता है दे आर पॉजिटिव इन नेचर। तो बिल्कुल सही बात है, अगर नेगेटिव नहीं होंगे तो ये क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो हमारे जो ऑप्शन है यहाँ पर बी और डी, तो बी और डी हम देखते हैं। बी, डी ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट होगा कि भाई हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं वो पॉजिटिव नेचर के होते हैं। पॉजिटिव नेचर के होते हैं। पॉजिटिव नेचर के क्यों होते हैं? क्योंकि इनका जो उद्देश्य है, इनका जो एम है वो वेलफेयर ऑफ पीपल
यानी कि लोक कल्याण को बढ़ावा देना है। लोक कल्याण को यानी लोगों का जो कल्याण है उसको बढ़ाने का उद्देश्य इसका होता है, और इसकी प्रकृति जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यानी सकारात्मक होती है। और डीपीएसपी के पास मॉरल और पॉलिटिकल सैंक्शंस होते हैं। कौन कौन से सैंक्शन होते हैं? मॉरल एंड पॉलिटिकल। लेकिन इसके पास लीगल सैंक्शन नहीं होते हैं, यानी कि कानूनी तौर पर इन्हें लागू नहीं करवाया जा सकता है, इनके लिए कानूनी स्वीकृति नहीं होती है। सिर्फ कौन सी स्वीकृति है? नैतिक और राजनीतिक। तो इसलिए हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ये नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब गैर न्यायोचित या गैर वाद योग्य। गैर न्यायोचित या गैर वाद योग्य का मतलब क्या है कि अगर डीपीएसपी का हनन होता है तो उसके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ये सिर्फ सरकार की मॉरल पॉलिसी को दिखाता है कि भाई उनको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। लेकिन अगर वो ध्यान में नहीं रखते हैं तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये कहता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिस्क्राइब्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि भाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस प्रकार से वर्णित किया है, क्या बताया है? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है आंसर ए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे संविधान की एक नवीन विशेषता बताया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि इट इज ए नोवल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नोवल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे क्यों कहा? क्योंकि इसका ध्यान रख करके अगर सरकार कानून बनाती है तो उससे एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना होगी, और वेलफेयर स्टेट अपने आप में एक नवीन विशेषता है और ये बना के रखना चाहिए सरकार को। तो उसके लिए सरकार को निरंतर काम करना होगा। अच्छा, अगर मैं इसके बाकी ऑप्शंस की बात करूं कि भाई बाकी ऑप्शंस में क्या कहा गया है या फिर डीपीएसपी को किसी और ने भी कुछ कहा है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है ग्रैनविल ऑस्टिन। ग्रैनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों को क्या कहा है? इन्होंने मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी को कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? संविधान की अंतरात्मा। ग्रेनविल ऑस्टिन नाम के जो व्यक्ति हैं इन्होंने डीपीएसपी यानी कि हमारे नीति निर्देशक तत्व और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इन्हें क्या कहा है? इन्हें संविधान की अंतरात्मा कहा है। तो आपसे अगर ये भी पूछा जाए कि भाई कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के अंतरात्मा किसे कहा गया, तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? तो ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा इसे कहा गया। डी ऑप्शन जो है वो बात करता है सोल ऑफ द स्टेट। सोल ऑफ द स्टेट जो है वो किसे कहा गया है? वो कहा गया है प्रियम्बल को, यानी कि जो हमारी प्रस्तावना है उसे कहा गया है सोल ऑफ द स्टेट। और किसने कहा है? तो पंडित ठाकुरदास भार्गव। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने हमारी जो प्रस्तावना है उसे सोल ऑफ द स्टेट का, या राज्य की आत्मा कहा है। ठीक है। अगर हम बात करें, या सॉरी सोल ऑफ द स्टेट नहीं, इसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। ठीक। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की आत्मा, राज्य की आत्मा नहीं, संविधान की आत्मा कहा गया है। अगर हम बात करें कि प्रियम्बल को कुछ और भी कहा गया है तो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ये डी ऑप्शन में दिया भी हुआ है कि भाई आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी किसे कहा गया है? ये भी प्रियम्बल को कहा गया है, यानी कि प्रस्तावना को कहा गया है। और ये जो प्रस्तावना है इसे आइडेंटिटी कार्ड किसे कहा, किसने कहा? तो N.A. पालकी वाला, N.A. पालकी वाला जो है उन्होंने हमारे संविधान की प्रस्तावना जो है उसे क्या कहा? उसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। और भी कुछ चीज़ें हैं जो संविधान की प्रस्तावना के बारे में या और चीज़ों के बारे में बताया गया है। इनमें से एक और जो है इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 32, जो हमारा मौलिक कर्तव्य के अंदर आर्टिकल 32 है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा हार्ट
एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया। और किसने कहा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि भाई किस व्यक्ति ने किस चीज़ को किस तरीके से बताया है या क्या कहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन भी देखिए आप सीजीएल 2024 के अंदर टीयर 1 में ये पूछा गया था, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखिए इनकरेक्ट आपको ध्यान में रखना है अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कौन सा कथन इनमें से गलत है। ठीक, पहला ऑप्शन कहता है दे एम एट एस्टेब्लिशिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, वे देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखते हैं। तो बिल्कुल सही बात है भाई, ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने का लक्ष्य बिल्कुल रखते हैं। दूसरा ऑप्शन है दे आर पॉजिटिव एज दे रिक्वायर द स्टेट टू डू सर्टेन थिंग्स। अभी हमने बात की थी कि भाई इनका नेचर क्या होता है, सकारात्मक होता है यानी कि पॉजिटिव होता है, तो ये राज्य को कुछ कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं। तो हाँ बिल्कुल बाध्य कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। तीसरा ऑप्शन है दीज हैव मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस, यानी कि इनके पास नैतिक और राजनीतिक स्वीकृति होती है। तो बिल्कुल सही बात है, इनके पास नैतिक और राजनीतिक स्वीकृति होती है, लेकिन लीगल स्वीकृति नहीं होती, कानूनी स्वीकृति इनके पास नहीं होती है। लास्ट जो हमारा ऑप्शन है वो कहता है दे प्रमोट वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स। अच्छा, दे प्रमोट वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। हेंस दे आर पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक। नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी पर्सनल और इंडिविजुअलिस्टिक नहीं होते, बल्कि ये पूरे समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। ये किसकी बात करते हैं? होल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, ये पूरे की पूरे समुदाय की बात कर रहे हैं, ये पर्सनल या फिर इंडिविजुअलिस्टिक नहीं होते हैं। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि ये पूरी सोसाइटी को सामूहिक रूप से लाभ पहुंचाने की बात कर रहे हैं, यानी कि कलेक्टिव बेनिफिट की बात कर रहे हैं कि भाई सभी लोग जो हैं वो कलेक्टिवली जो है उनको लाभ पहुंचे, तो इसलिए सामूहिक रूप से समाज को लाभ पहुंचाते हैं। ये इंडिविजुअलिस्टिक या फिर पर्सनल नहीं होते हैं। तो हमारा आंसर इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, डीपीएसपी जो है वो असमानता, गरीबी, सामाजिक न्याय, तो इस प्रकार के मुद्दों की भी बात करते हैं। कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, है ना। हमने कहा कि भाई सकारात्मक है, क्यों है? क्योंकि कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, और नैतिक और राजनीतिक तो होते ही हैं, तो ये भी हमें ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसमें भी आपको ये चीज़ें ध्यान में रख के चलनी है कि भाई किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब कि समान नागरिक संहिता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो कहता है आर्टिकल 44, और यही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि ए ऑप्शन ही यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। इसका मतलब होता है कि भाई सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार के कानून होने चाहिए, यानी कि देयर शुड बी ए सिंगल सेट ऑफ लॉज फॉर ऑल सिटीजन, यानी कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून होने चाहिए। देखिए दो प्रकार के कानून हैं, एक हमारे पास होते हैं क्रिमिनल लॉज यानी आपराधिक कानून, और एक है हमारे पास सिविल लॉज। तो आपराधिक कानून तो सभी के लिए समान है, लेकिन सिविल लॉ सभी के लिए समान नहीं होते हैं। तो यूसीसी ये कहता है कि भाई सभी नागरिकों के लिए कानून जो है वो समान होने चाहिए। उत्तराखंड पहला राज्य बना है, उत्तराखंड जो है वो फर्स्ट स्टेट बना है जिसने यूसीसी को लागू किया है, यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ये भी रिसेंटली हुआ है। और इसके अलावा जो बाकी आर्टिकल्स हैं उन पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 46 जो है ये बात करता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन, यानी कि जो हमारे एससी एसटी और अन्य कमजोर वर्ग हैं उनके, एससी एसटी एंड अदर वीकर सेक्शंस, इनके आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि इकोनॉमिकल, यानी कि आर्थिक और एजुकेशनल, यानी कि शैक्षणिक
हितों को बढ़ावा देने के लिए ये जोर देता है। ठीक है, तो आर्टिकल 46 में हमें ध्यान रखना है कि एससी एसटी और अदर वीकर सेक्शन की बात की गई है। आर्टिकल 45 जो है, आर्टिकल 45 बात करता है कि 6 वर्ष तक, 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन, यानी कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है कि भाई सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, यानी कि पैदा होने से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए जो है वो चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की बात की जाए। एजुकेशन और चाइल्डहुड केयर, यानी कि जो हमारी प्रारंभिक देखभाल होती है उसकी भी बात यहाँ पे की गई है। तो ये जो एज ग्रुप है, ये एज ग्रुप पहले इसमें 6 से 14 वर्ष तक का था, जो कि अब आर्टिकल 21A में है। आर्टिकल 21A जो है वो हमारा मौलिक अधिकार है, और उस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि भाई जो भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे होंगे उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो चेंज किया गया, ये चेंज 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा ये चेंज किया गया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लास्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 43। 43 जो है ये बात करता है, आर्टिकल 43 जो है वो बात करता है लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, यानी कि श्रमिकों के लिए, श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी आदि। ये बात करता है किसकी? श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी, मतलब कि आपको एक न्यूनतम वेतन जो है वो श्रमिकों को देना चाहिए। इसके बारे में बात करता है कौन सा आर्टिकल? हमारा आर्टिकल 43। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रख के चलना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रमोट्स इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल द सिटीजन्स, यानी कि सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने वाला हमारा कौन सा आर्टिकल है? तो इसमें जो हमारा पहला ही ऑप्शन है आर्टिकल 39A, वो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि 39A जो है वो बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की। और ये जो 39A है इसे जोड़ा गया बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है वो इसे जोड़ा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 32A जो है ये इसका आंसर नहीं होगा, और वैसे ये आर्टिकल जो है वो हटा भी दिया गया है। 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1977 द्वारा इसे हटा दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 32A जो है वो हमारे संविधान के अंदर नहीं है। आर्टिकल 32 में हमें पता है कि किसकी बात की गई है? आर्टिकल 32 के अंदर जो हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी कि जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है उसकी बात की गई है, लेकिन 32A जो है उसे हटा दिया गया है। आर्टिकल 43A, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। आर्टिकल 43A किसकी बात करता है? ये बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की ये बात करता है। और ये जो आर्टिकल 43A है ये भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा ही जोड़ा गया। आखिरी जो हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 48A, यानी 48A, और इसमें बात की गई है एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा की, यानी कि ये हमारे एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की सेफ्टी की बात करता है, सुरक्षा की बात करता है। जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारे वन है, और जो हमारे वन्य जीव है, उनकी सुरक्षा की बात करता है। इसे भी 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा ही जोड़ा गया। तो ये तीनों ही आर्टिकल जो है, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A और आर्टिकल 48A, इन तीनों को ही जो है
हमने किससे जोड़ा है? इनको हमने जोड़ा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई विच इज नॉट ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल, विच इज नॉट ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू बी फॉलोड बाय द स्टेट फॉर पॉलिसी मेकिंग। इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है या कौन सा नीति निर्देशक तत्व है जिसे सरकार को नीति निर्माण के लिए पालन करने की आवश्यकता नहीं है? इसमें पहला ऑप्शन है टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन इज नॉट अब्यूज, यानी बालकों की कोमल आयु का शोषण ना हो। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन, भाई तो होना चाहिए। द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम रिजल्ट्स फॉर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, आर्थिक प्रणाली का संचालन धन के संकेंद्रण का कारण बनता है। ये कह रहा है कि भाई धन के संकेंद्रण का कारण बनता है। चलिए ठीक है, देखते हैं। अगला जो है द ओनरशिप ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर फॉर कॉमन गुड, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व समान भलाई के लिए है। देखिए यहाँ से हमें एक चीज तो समझ में आ रही है कि डीपीएसपी जो है वो सभी लोगों की भलाई के लिए या फिर सामाजिक कल्याण के लिए जो है वो यूज में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर धन के संकेंद्रण की जो बात है वो थोड़ी सी सही नहीं है, और इसका आंसर भी जो है वो होगा हमारा ऑप्शन सी, कि द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम रिजल्ट्स फॉर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। डीपीएसपी जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करता है, इसको प्रिवेंट करता है, इसकी मनाही करता है। भाई इसके लिए ये मना करता है, ये कहता है कि भाई किसी प्रकार का धन का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 की, और इसके अंदर जो 6 चीजें बताई गई हैं उसमें से जो तीसरी चीज यानी जो सी है, आर्टिकल 39 सी, वो कहता है कि भाई आर्थिक प्रणाली का जो संचालन है उसे धन और उत्पादन के साधनों का सामान्य हानि के लिए केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट, यानी कि ये संकेंद्रण जो है ये नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई धन का संकेंद्रण करता है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पूछा था कि कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल 39 जो है, आर्टिकल 39 के अंदर 6 चीजें बताई गई हैं, और वो 6 चीजें जो हैं वो हमें ध्यान भी रखनी है। सबसे पहली चीज जो है वो ये कही जाती है कि सिटीजन मैन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, यानी कि एक लाइवलीहुड की बात की गई है कि भाई जो भी नागरिक हैं, जो भी पुरुष और महिलाएं हैं, उनको समान रूप से आजीविका प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। दूसरा जो है वो बात करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन की जो है बात वो की गई है, समान कार्य के लिए समान वेतन की भी बात इसमें की गई है। तीसरा, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व जो है वो सामान्य भलाई के लिए होता है, यानी ओनरशिप ऑफ मटेरियल रिसोर्स जो है वो कॉमन गुड के लिए, कम्युनिटी के कॉमन गुड के लिए, यानी कि जो भी रिसोर्सेज हैं कम्युनिटी की, जो ओनरशिप है वो सभी के लिए भलाई के लिए यूज होनी चाहिए। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व जो है वो सभी के भलाई के लिए, सामान्य भलाई के लिए उपयोग में लिया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें एक हमने बात की ही है कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की मनाही की गई है, और साथ में इसमें ये भी कहा गया है कि भाई हेल्थ स्ट्रेंथ वगैरह जो है वर्कर्स की, मैन वुमेन, जो भी बच्चों की टेंडर एज है, देखिए यहाँ पर टेंडर एज की बात की गई थी, इसमें ये भी बात की गई कि भाई टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड, यानी कि बच्चों की कोमल आयु का दुरुपयोग न किया जाए, और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता के कारण ऐसे व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए मजबूर ना किया जाए जो कि उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो, यानी कि जो आयु और शक्ति के अनुकूल चीजें हैं उन्हीं में नागरिकों को काम करने की अनुमति होनी चाहिए। और एक और बात जो इसके अंदर जोड़ी गई है वो है हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों का स्वस्थ विकास, बच्चों के स्वस्थ विकास की बात की गई है। और ये जो बच्चों के स्वस्थ विकास का भाग है ये 42वें संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जो है जोड़ा गया है। ठीक है, तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है। आर्टिकल 39 के अंदर जो 6 चीजें बताई गई हैं वो 6 की 6 चीजें हमें पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का खंडन किया गया है, उसके लिए मनाही की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कहता है कि भाई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी कि पीएमजेएवाई स्कीम जो है वो गवर्नमेंट के
जो स्कीम चलाई गई है, यानी कि सरकार की जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चलाई गई है, वो इनमें से किस राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, यानी कि कौन सा डीपीएसपी है जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबंधित है। तो पहला जो है इसके अंदर ऑप्शन वो कहता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। दूसरा ऑप्शन है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, और ड्यूटी ऑफ स्टेट टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, यानी कि राज्य का पोषण स्तर बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का कर्तव्य है। अब देखिए जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, अब इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा जन आरोग्य योजना, तो जन आरोग्य की जहां बात की जा रही है तो वहां पर पब्लिक हेल्थ की बात की जा रही है। तो ये जो योजना है ये किससे संबंधित है, ये राज्य के पोषण स्तर बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के कर्तव्य से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो ये आर्टिकल 47 के अंदर बताया गया है। और आर्टिकल 47 में साथ में ये भी कहा जाता है कि राज्य जो है वो जनता की भलाई के लिए, उनके न्यूट्रिशन के लिए, उनके पोषण के लिए किसी भी खाद्य या पेय पदार्थ पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 47 में ये भी कहा गया है कि वो खाद्य और पेय पदार्थों पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। इसके अलावा अगर मैं बाकी ऑप्शंस की बात करूं तो पहला जो ऑप्शन है हमारा जो कहता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये आर्टिकल 43A के अंदर बताया गया है। और आर्टिकल 43A हमें पता है किससे जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़ा गया। ठीक है, दूसरा प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो सहकारी समितियों का संवर्धन, सहकारी समितियां जो है वो आर्टिकल 43B के अंदर बताया गया है। और आर्टिकल 43B जो है इसे 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, सी जो है हमारा इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इसकी बात की गई है आर्टिकल 39A के अंदर। आर्टिकल 39A जो है इसे भी कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। तो आर्टिकल 39A जो है वो बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात आर्टिकल 39A में की गई। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि भाई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कौन से डीपीएसपी से संबंधित है, तो वो है आर्टिकल 47 जो बात करता है राज्य में पोषण स्तर को यानी न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाने की। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसी बार सीजीएल 2024 के अंदर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स, विलेज पंचायत्स की बात कौन से आर्टिकल में की गई है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 के अंदर विलेज पंचायत की बात की गई है, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित बात जो है वो इसमें की गई है। इसके अलावा जो आर्टिकल्स हैं वो भी हमें देखने चाहिए। आर्टिकल 38 जो है ये किसकी बात करता है, ये बात करता है राज्य जो है वो एक सोशल ऑर्डर को बढ़ावा दे जो राज्य के कल्याण के लिए काम करे, यानी कि स्टेट टू सिक्योर, स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करेगा। ठीक है, व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य एक सामाजिक व्यवस्था, एक सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें न्याय की बात की जाती है, जस्टिस की बात की जाती है। और न्याय जो है वो तीन प्रकार का बताया गया है। एक होता है सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय, एक होता है पॉलिटिकल जस्टिस यानी कि राजनीतिक न्याय, और एक होता है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल यानी कि आर्थिक न्याय। ठीक है, तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है। अच्छा, आर्टिकल 38 में एक चीज और भी बताई गई है कि भाई जो भी इनइक्वालिटीज हैं, इनइक्वालिटीज यानी कि असमानताएं, इनइक्वालिटीज किसकी इनइक्वालिटीज, स्टेटस
यानी कि स्थिति, फैसिलिटी यानी कि सुविधाएं, और अपॉर्चुनिटीज यानी कि जो अवसर हैं, इनकी इनइक्वालिटीज को खत्म करना चाहिए। और ये जो असमानताओं को जोड़ने वाला पार्ट है, ये 44वें संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक, आर्टिकल 38 के अंदर जो इनकम इनइक्वालिटीज, स्टेटस की, फैसिलिटी या अपॉर्चुनिटी की जो इनइक्वालिटीज हैं, इनको जोड़ने का काम किया 44वें संविधान संशोधन 1978 में। ठीक, तो हमें भी ये भी ध्यान रखना। अगर मैं आर्टिकल 31 की बात करूं, तो आर्टिकल 31 बात करता था राइट टू प्रॉपर्टी की, यानी कि संपत्ति का अधिकार। लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है वो अब एक मौलिक अधिकार नहीं रहा। इसको 44वें ही संविधान संशोधन से हटा दिया गया है मौलिक अधिकारों की श्रेणी से, और अब इसे एक लीगल राइट यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो कि आर्टिकल 300 ए के अंदर है। 300 ए में, आर्टिकल 300 ए के अंदर इसको रखा गया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 का हिस्सा है। भाग 12 के अंदर जो है इसे रख दिया गया है और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 36 की, तो ये जो आर्टिकल 36 है, ये बात करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य की परिभाषा की बात करता है। और राज्य की परिभाषा में ये कहता है कि भाई जितने भी सरकार या संसद या फिर राज्य की विधायिका, स्थानीय संस्थाएं, जो भी सरकार से संबंधित चीजें हैं या जो भी संस्थाएं हैं जो सरकार से संबंधित हैं, वो हमारे लिए क्या होंगी? राज्य होंगी। और ये सेम परिभाषा राज्य की जो है, ये आर्टिकल 12 में भी बताई गई है। तो आर्टिकल 36 में वही राज्य की परिभाषा है जो आर्टिकल 12 में है। जो मौलिक अधिकारों के लिए राज्य है, वही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए भी राज्य होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। Which article of the Indian Constitution mentions that the state shall endeavor to promote cottage industries on an individual or cooperative basis in rural areas? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है? तो ये जो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात जो है, कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात है, इसी बार सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 में अभी हमने कुछ देर पहले भी देखा था कि भाई लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स, यानी कि श्रमिकों के श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी आदि की बात की गई। ठीक, और स्टेट जो है, स्टेट को यह सुनिश्चित करना है कि चाहे व्यक्तिगत आधार पे हो चाहे सहकारी आधार पर हो, कुटीर उद्योगों की स्थापना रूरल एरियाज में होनी चाहिए। यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज जो हैं वो, क्योंकि वो लिविंग वेज और निर्वाह के लिए जो मजदूरी होती है उसके लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए इसे आर्टिकल 43 के अंदर रखा गया है। आर्टिकल 44 हमें पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, यूसीसी की बात करता है। अभी उत्तराखंड ने यूसीसी लागू किया है, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। आर्टिकल 42 जो है, आर्टिकल 42 जो है, ये किसकी बात करता है? ये बात करता है जो भी कार्यस्थल होगा उस कार्यस्थल पर न्यायोचित यानी कि जस्ट और ह्यूमेन कंडीशन, जस्ट और ह्यूमेन यानी कि न्यायोचित एवं मानवीय दशाएं, न्यायोचित एवं मानवीय दशाओं की बात करता है कहां पर? वर्क प्लेस पर, यानी कि कार्यस्थल पर न्यायोचित और मानवीय दशाओं की बात करता है। प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, साथ में ये किसकी बात करता है? मैटरनिटी रिलीफ की भी बात करता है, जो कि मातृत्व राहत होती है, उसकी भी बात आर्टिकल 42 करता है। ठीक है, अगर आर्टिकल 49 की मैं बात करूं, तो आर्टिकल 49 किसकी बात करता है? तो ये हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स का मतलब हमारे जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, नेशनल मॉन्यूमेंट्स, उनके
स्थान, उनके वस्तुओं के संरक्षण का जो है वो ये बात करता है, उनके इम्पोर्टेंस की बात करता है कि भाई जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स यानी कि जो हमारे स्मारक हैं, जो जगह हैं, प्लेसेस हैं और जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं, जो भी नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं यानी कि राष्ट्रीय महत्व के हैं, उनकी सुरक्षा की, उनकी प्रोटेक्शन की जो है ये बात करता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 13, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, यानी कि 42वें संविधान संशोधन से 1976 में कितने जो है डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो है 4। अब कौन कौन से 4 जोड़े गए हैं? तो देखिए, एक तो हमने बात की थी कि भाई आर्टिकल आर्टिकल 39 के अंदर हमने एक पार्ट जोड़ा था जो कि है हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों का स्वस्थ विकास, बच्चों के स्वस्थ विकास की बात की गई। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 39A जो है वो भी हमने इसमें जोड़ा, जो कि बात करता है किसकी? इक्वल जस्टिस, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी कि समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की बात करता है। गरीबों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की बात करता है आर्टिकल 39A। इसके अलावा आर्टिकल 43A, 43A जो है वो किसकी बात करता है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की बात करता है। और एक और आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 48A, जो कि एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, इनकी सुरक्षा की बात करता है, यानी कि जो हमारे वन हैं, जो हमारे वन्य जीव हैं, जो हमारा पर्यावरण है, उनकी सुरक्षा की बात करता है। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इनके अलावा हम ये भी ध्यान रख सकते हैं कि भाई और कौन से ऐसे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैं या संविधान संशोधन अधिनियम है जिनके द्वारा दूसरे आर्टिकल जोड़े गए हैं। तो एक हमारा है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अंदर, इसमें आर्टिकल 38 के अंदर जो सेकंड पार्ट आता है उसकी बात की गई है मिनिमाइजिंग द इनकम इनइक्वालिटी, यानी कि आय की असमानता में कमी जो है उसको जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन से। इसके अलावा 86वें संविधान संशोधन से 2002 के अंदर आर्टिकल 45 जो है उसमें एज ग्रुप को 6 से 14 का जो एज ग्रुप है उसे बदल करके हमने 0 से 6 वर्ष यानी कि पैदा होने से लेकर 6 वर्ष तक की जो आयु है उसमें चेंज किया था। इसके अलावा 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, इससे जोड़ा गया आर्टिकल 43B, जो कि बात करता है किसकी? मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी कि जो हमारी सहकारी समितियां हैं उनके प्रबंधन की बात करता है। और ये कब जोड़ा गया? ये 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के सेफ गार्डिंग की बात कौन सा करता है? आर्टिकल जो हमारा है वो है आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48A जो है वो किसकी बात करता है? जो हमारे पर्यावरण की, हमारे वन्य जीव, हमारे वनों की सुरक्षा की बात करता है। ये सवाल भी इस बार 2024 के अंदर सीजीएल के टीयर 1 में पूछा गया था। इसे हमने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इनके अलावा ये तीनों ऑप्शन ही गलत हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि भाई जो
किसी ना किसी संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल जोड़े गए हैं, वहां से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको थोड़ा सा याद करके चले। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जो कि ये भी आर्टिकल सॉरी सीजीएल जो 2024 है उससे पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड। ठीक है, देखिए ये जो है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ चुके हैं? हमने आर्टिकल 39 के बारे में बात किया था, और आर्टिकल 39 बी जो है वो बात करता है किसकी? इन सब चीजों की बात करता है कि राज्य जो है विशेष रूप से अपनी नीति का निर्देशन करेगा कि किसी समुदाय के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण में ऐसा वितरण हो सके जो सभी की भलाई के लिए, कॉमन गुड के लिए, वही हमने बात की थी कि कॉमन गुड के लिए जो है सारी चीजों का यूज होना चाहिए, है ना। इससे पहले मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, हमने बात की है, देखिए कि हाँ क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमने बात की थी कि भाई कॉमन गुड जो है उसकी बात की गई है, ये कॉमन गुड है, इसकी बात हमने की थी कि भाई यहाँ पर जो भी सरकार नीतियां लेकर के आएगी या जो भी सरकार जिस भी प्रकार के संसाधनों को बांटेगी, उनका स्वामित्व ऐसा होना चाहिए जिससे सभी की भलाई हो सके, सभी का जो है वो भला हो सके। तो ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के कुछ सवाल थे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रूप में आए हुए हैं। आपको इनको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपको ठीक से पढ़ना है, आपको चीज़ों को बिल्कुल एकदम डीपली लेकर के चलना है, और इस तरीके से हम और भी आने वाले विषयों पर और भी आने वाले टॉपिक्स पर जो है वो वीडियोस बनाएंगे। मैं ट्राई करूंगा कि मैं डेली वीडियो लेकर के आ पाऊँ। अभी थोड़े समय की मजबूरी की वजह से मैं थोड़े टाइम से इस वीडियो को लेकर के आ रहा हूँ, लेकिन अब मैं ट्राई करूंगा कि मंडे से मैं वीडियोस जो हैं वो डेली लेकर के आ पाऊँ, ताकि आपका रिवीजन जो है वो और भी अच्छी तरीके से हो पाए। अब देखिए डीपीएसपी जो है, यहाँ से सवाल इस बार सीजीएल में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, लेकिन इसमें रिपीटेटिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही नए क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। एसएससी जो है वो यहाँ से रिपीटेटिव क्वेश्चंस, और वो भी ज़्यादातर उन आर्टिकल्स में से क्वेश्चन पूछता है जो किसी ना किसी संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो वही आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को शेयर करना है। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।